हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है 12 से 15वीं शताब्दी। इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसका मैंने थ्योरी वाला पोर्शन भी पहले ही कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 to 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी? ए कश्मीर, बी आंध्र प्रदेश, सी दिल्ली, डी कित्तूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कश्मीर की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान कब दिल्ली की पहली शासिका बनी, पहली महिला शासिका बनी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1234, बी 1235, सी 1236, डी 1240। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1236। तो इनका जो शासन था वो था 1236 से 1240 तक, और इतना कम शासन इसने इनका रहा क्योंकि जो इनके राज दरबारी थे इनका विरोध करते थे, क्योंकि ये एक महिला थी। ठीक है, और महिला के आगे सर झुकाना जो लोग हैं वो गलत समझते थे उस टाइम पर। ठीक है, और जो मिनहाज ए सिराज हैं जिन्होंने इसका गुलाम वंश का इतिहास भी लिखा है, उन्होंने बताया कि रजिया सुल्तान अपने बाकी भाइयों से ज्यादा योग्य थी, लेकिन फिर भी वो शासिका नहीं बननी चाहिए क्योंकि वो जन्म से महिला है। ठीक है, और एक महिला को सुल्ताना या शासिका के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी पुराने लोगों की धारणा थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के सुल्तानों ने अपना इतिहास तारीख या तवारीख किस भाषा में लिखवाया? देखो, तारीख तो हो गया एक और तवारीख होता है बहुवचन। और तवारीख को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे तारीख, एक मिनट, जैसे तारीख बोल रखा हो, है ना? जैसे तारीफ होता है ना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, उसको तारीफ बोलते हैं। तो उस तरह का ही ये जो दिल्ली सल्तनत वाले थे अपने बारे में लिखवाते थे। जो लेखक होते थे उनके तारीफ या मतलब उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे। ठीक है, राजा को बहुत जो सुल्तान था उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता था कि हाँ ये बहुत सूरवीर हैं और इनका प्रशासन बहुत अच्छा है, दयालु हैं, इस तरह से। ठीक है, जैसे पहल प्राचीन भारत में प्रशस्तियां लिखी जाती थी, वैसे ही जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें तारीख या तवारीख लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये किस भाषा का शब्द है वो देखते हैं। ए अरबी भाषा का, बी उर्दू भाषा का, सी हिंदू भाषा का। देखो हिंदू लिख दिया है, गलती से टाइप हो गया है, हिंदी आएगा। डी फारसी भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी फारसी भाषा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बंदगाह किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी फारसी। तो जो बंदगाह है वो है डी फारसी भाषा का शब्द है। और ये जो बंदगाह शब्द है ये गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत काल में। और ये जो बंदगाह है इसको हम इंग्लिश में सेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? इसको सेप्स भी बोलते हैं। और आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सल्तनत, ठीक है ये सल्तनत आएगा, ये गलत टाइप हो गया, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? ठीक है, और आपकी बुक में दिए हुए हैं 3 प्रकार के। ठीक है, और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है, 3 प्रकार के, पहला है कृषि पर कर लगाया जाता था, उसको बोलते थे खराज। दूसरा है घरों पर कर लगाया जाता था, और तीसरा मवेशियों पर कर लगाया जाता था। ठीक है, मवेशी यानी कि जो भी जानवर पाले जाते थे उन पर कर लगाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ए सूबेदार, देखिए सूबेदार का जो मेल है वो किससे करेंगे? सेना नायक
सेना नायक यानी कि सेनापति, ठीक है। सूबेदार किससे रिलेट कर रहा है, सेना नायक से। बी है मुफ्ती, और मुफ्ती को हम इत्तेदार भी बोलते हैं, ठीक है। मुफ्ती या इत्तेदार बात एक ही है, कहीं मुफ्ती बोला गया है, कहीं इत्तेदार बोला गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा राजस्व एकत्र करने वाला। सी है लेखा अधिकारी। लेखा अधिकारी कौन होता था, राज्य के राजस्व का हिसाब रखने वाला, ठीक है। वो क्या देखता था कि मुफ्ती ने या इत्तेदार ने ये काम ठीक से किया है या नहीं, या वो कितना राजस्व ले रहे हैं और कितना राजस्व राजा को दे रहे हैं। इस सब का लेखा जोखा कौन रखता था, राज्य लेखा अधिकारी रखता था, राज्य का लेखा अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है डी, जमींदार या सामंत। तो इसका जो संबंध है वो है राजा को प्रशासनिक मदद करने वाले। तो जो मंत्री टाइप के लोग होते थे, ठीक है, राजा के सलाहकार मंत्री टाइप के जो लोग होते थे, उनको बोलते थे सामंत या जमींदार, ठीक है। जो छोटे राजा होते थे वो अपने यहाँ राजा जमींदारी रखते होंगे, और जो बड़े राजा होते होंगे उनके यहाँ सामंत रहते होंगे, लेकिन दोनों का मतलब एक ही था, या मतलब काम दोनों का एक ही था, ठीक है। जैसे मुफ्ती और इत्तेदार है, वैसे ही जमींदार और सामंत है। तो ये प्राचीन भारत में जमींदार और सामंतों का ही जिक्र किया गया है, लेकिन जो मध्यकाल भारत है उसमें जमींदार और सामंत को हटाकर ये किसको लेके आए थे, मुफ्ती या इत्तेदारों को, ठीक है। जमींदार जो काम जमींदार करते थे प्राचीन भारत में, वही काम इत्तेदार या मुफ्ती करते थे मध्यकालीन भारत में, ठीक है। और मध्यकालीन भारत में ये जो मुफ्ती या इत्तेदार थे, ये कौन होते थे, गुलाम होते थे। सुल्तान किसी भी गुलाम को किसी भी क्षेत्र का इत्तेदार या मुफ्ती बना दिया करता था, ठीक है। और इन पर बहुत सख्त कानून बनाए गए थे इत्तेदार और मुफ्ती के लिए, ठीक है, मुकाबले जमींदार और सामंत के, ठीक है। जमींदार और सामंत क्या होते थे, स्थानीय लोग होते थे, और वो उसी स्थान का, जिस स्थान के वो लोग होते थे, उसी स्थान का कार्यभार देखते थे। लेकिन जो मुफ्ती या इत्तेदार होते थे, किसी भी गुलाम को मुफ्ती या इत्तेदार बना दिया जाता था, और उसको जो सुल्तान होता था प्रॉपर वेतन देता था, और उस वेतन के बदले में उसको जनता से राजस्व किसानों से राजस्व इकट्ठा करके सुल्तान को देना होता था, ठीक है। तो ये लगभग सेम से ही पद हैं, जमींदार या सामंत और मुफ्ती और इत्तेदार, ठीक है। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए का सेकंड। तो ए का सेकंड ये आ रहा है, बी का ए यही आ रहा है, तो यही हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चिंगेज खां कहाँ का शासक था, ए तुर्की का, बी ईरान का, सी मंगोलिया का, डी अफगान का। तो जो चिंगेज खां था वो था मंगोलिया का। और मंगोलिया कहाँ है, मैंने आपको जब मैं इसका थ्योरी वाला पोर्शन करा रही थी आपको मैप में बताया था, भारत, और भारत से ऊपर क्या है, चीन, और चीन से ऊपर क्या है, मंगोलिया, ठीक है। और जो मंगोलिया आक्रमणकारी थे, जो चिंगेज खां था, वो आया था अलाउद्दीन खिलजी के शासन से ही वो आता रहा, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे, ठीक है, चिंगेज खान ने। और कहाँ का शासक था, मंगोलिया का शासक था। इसने देखिए मंगोलिया के बाद इसने चीन पर भी अपना कब्जा कर लिया था, और यूरोप के भी बहुत सारे देश पर इसने चिंगेज खान ने आक्रमण किए, और ईरान में भी किए थे, और ईरान के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद में कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत पर इसने अपना कब्जा करने की कोशिश की थी चिंगेज खान ने, ठीक है, लेकिन ये असफल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये सन नहीं है, ये क्या है, सूरी वंश है, ठीक है। सूरी वंश के शासक शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब सत्ता स्थापित की, ए 1540, बी 1545, सी 1550, डी 1541। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1540। और सूरी वंश के जो संस्थापक थे शेर शाह सूरी, ये कहाँ के थे, बिहार के। बिहार में कहाँ पर, सासाराम के, ठीक है।
और इन्होंने जो हुमायूं था बाबर का बाबर का जो बेटा था हुमायूं, है ना, बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उससे उसके साथ इन्होंने युद्ध किया था और उस युद्ध में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था, है ना। और इनका शासन रहा 5 वर्ष, 1540 से 1545 तक, ठीक है। और उसके बाद इनकी कालीन जंग के युद्ध अभियान में मृत्यु हो गई थी। ये कोई हथियार चला रहे थे और तोप का गोला इनके ऊपर ही आके लग गया था, ठीक है, उससे इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद इनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया और उन्होंने किया 1555 तक, ठीक है। 1555 तक इनके 7 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने शासन किया। और जो 7वें उत्तराधिकारी का शासन था 1555 में, जब शासन थोड़ा कमजोर होने लगा तो उसी का ही फायदा उठाया हुमायूं ने। और हुमायूं ने इतने दिनों में अपनी एक विशाल सेना, 15 साल में एक विशाल सेना तैयार की और दोबारा से इन पर आक्रमण किया, सूर्यवंश पर। और दोबारा से उसने क्या किया, हुमायूं ने अपनी दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित कर ली 1555 में। और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। दीन पनाह दुर्ग में की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके उसी टाइम क्या होगी, उन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो हुमायूं ने फिर कितने 1 साल और शासन किया था 1556 तक। और 56 के बाद जो शासन आ गया था वो आ गया था अकबर का, ठीक है। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम लगाइए। देखियो ऐसे तो बहुत सारी देर लग जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, आप देख लेना, वीडियो पॉज करके अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश और उसके बाद आएगा लोधी वंश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वारंगल क्षेत्र की रानी रुद्रमा देवी किस वंश की थी। तो जो वारंगल है वो कहाँ है, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की ये रानी थी रुद्रमा देवी। और इन्होंने रजिया सुल्तान की तरह शासन नहीं किया था। जैसे रजिया सुल्तान ने अपने आप को क्या है, स्त्री ही दिखाया था लोगों के सामने, लेकिन जो रुद्रमा देवी थी इन्होंने अपने आप को स्त्री नहीं दिखाया था। इन्होंने जनता के दिमाग में ये भ्रम पैदा किया था कि रुद्रमा देवी क्या है, जन्म से पुरुष है, और अपने आप को पुरुषों की तरह ही दिखाया, जनता के सामने अपने आप को पुरुष की तरह प्रस्तुत किया। पुरुष की ही तरह वो कपड़े पहनती थी, चाल ढाल, बोलने का तरीका, सब कुछ क्या था उनका पुरुषों की तरह था, ताकि लोगों को ये लगे कि वो एक पुरुष है और वो आराम से शासन कर सकें। क्योंकि देखो पहले रूढ़िबद्ध धारणा थी, लोग क्या है, महिला कितनी भी इंटेलिजेंट है, उसके पास कितनी भी योग्यता है, लेकिन उसको क्या है, पिछड़ा ही समझते थे। तो इन सब कारणों से शायद इन्होंने अपना जो रूप है वो परिवर्तित किया होगा, अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाया होगा। तो ये किस वंश की थी, ये थी काकतीय वंश की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो इसका आंसर भी मैंने पहले आपको बता दिया, जजिया कर। जजिया कर ये हिंदुओं पर लगाया जाता था और हिंदुओं को कर देना होता था। जो हिंदू मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे उनको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। दूसरा है बी है जकात, और तीसरा है चौथा है खुमस, और तीसरा है खराज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खराज। कृषि पे लगने वाले कर को क्या कहते थे, खराज। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर वहां से भी क्लियर नहीं होगा तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपको जो भी आपके फ्रेंड हैं जो फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, आप उनके साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।